हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। आज की वीडियो मैंने बनाई है ऑन आरपीएफ कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्होंने शायद आधे लोगों ने तो अभी एप्लीकेशन स्टेटस अपना देख लिया होगा। जैसे कि आपको सभी को पता है कि एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज हो चुके हैं और जल्दी हमारा एग्जाम भी होने वाला है। तो आज सारे डाउट्स लेंगे हम, जितने भी आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको अलग अलग वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आपका पर्सनली रिप्लाई करूँगी। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपने अपना एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। जैसे ही आप आरआरबी की साइट जो है ऑफिशियल साइट, उस पर लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अप्लाई का सेक्शन आता है, राइट। अप्लाई के सेक्शन में वहाँ पे आपका ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आएगा, फिर आपसे वो जो अपने फॉर्म भरते टाइम ईमेल पासवर्ड डाला था वो मांगेगा। उसके बाद आपको देख सकते हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाएगा कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है या फिर रिजेक्ट हुआ है। जिन जिन का एक्सेप्ट हो चुका है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने एक स्टेप पार कर लिया। क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट भी बहुत होते हैं इसमें, फ़ोटो की वजह से, आधार कार्ड की वजह से, और भी बहुत रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर कब तक हो सकता है। पहला क्वेश्चन, क्योंकि जैसे एप्लीकेशन स्टेटस आ गया तो सबके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या है कि पेपर कब होगा। एप्लीकेशन स्टेटस तो आ गया, तो पेपर की जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है कि पेपर मार्च में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेलवे ने अपना एक जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होना था मार्च में ही था, वो शायद 9 मार्च के अप्रोक्स था। तो 9 मार्च को पेपर होना था, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, और फरवरी में एसएससी जीडी के होने हैं, क्योंकि टीसीएस ही कराता है। रेलवे के भी टीसीएस नहीं कराया, टीसीएस ही था रेलवे का वेंडर, और वो भी रेलवे टीसीएस ही कराता है ना। तो एक जो प्रोबेबिलिटी बन रही है कि मार्च में पेपर हो जाएगा अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वैकेंसी की अगर बात करें तो 4208 वैकेंसीज हैं फिलहाल, है ना। और अगर फॉर्म्स की बात करें तो 40 लाख प्लस ही मिलेंगे फॉर्म्स भी। तो एक सीट पे 1000 बच्चे हैं, बट इससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो बच्चे सारे सीरियस वाले नहीं होते। आधे उसमें सीरियस होते हैं, आधे सिर्फ फॉर्म डाल देते हैं बट पेपर देने नहीं जाते। तो अटेंडेंस पे भी डिपेंड करता है कितना कॉम्पिटिशन है ना। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो और ज़ोरों शोरों से रिवाइज करो और अपना ना तैयारी को बूस्ट कर लो, क्योंकि मार्च में पेपर हो जाएगा। हमें मार्च ही मान के चलना है, मार्च में हो जाएगा, क्योंकि जितने सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, तो मार्च में ही होगा पेपर। ठीक है, तो मार्च के हिसाब से हमें अपनी तैयारी बूस्ट करनी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे तैयारी बूस्ट करें। अगर आपका जो स्कोर है वो एक ही जगह स्टक हो गया है तो उसको कैसे इम्प्रूव करें। ये सारी बातें हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो कंपटीशन मैंने बता दिया, एक सीट पे 1000 स्टूडेंट्स का मान के चलिए आप। कंपटीशन बहुत है क्योंकि इसका फिजिकल भी हार्ड होता है। अगर किसी ने आरपीएफ एसआई का पेपर दिया होगा तो उसे पता चल गया होगा कि कैसा पेपर आने वाला है और कितना वहाँ पे रहता है, कितना टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती हैं। अगर आपका आरपीएफ एसआई भी क्लियर हो चुका है तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिजिकल की कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। जैन के एंड तक आरपीएफ एसआई का भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक, आने ही वाला है रिजल्ट आपका। और फिर क्या पता ये हमें इतना फिजिकल का टाइम भी ना दें, तो फिर आप 10 दिन में तो फिजिकल नहीं क्लियर कर पाओगे। इतना आसान, इतना हलवा तो है नहीं इसका फिजिकल, है ना। तो हमें फिजिकल की तैयारी अभी से अपनी करते रहो, फिजिकल की तैयारी मत छोड़ो, काम ही आएगी। शरीर में कुछ अच्छा ही ये करेगी ना हमारा, कुछ नुकसान तो करने वाली है नहीं, है ना कुछ हमारा अच्छा ही होगा उसके अंदर, तो आपको फ़ायदा ही करेगी और आपकी कांस्टेबल में भी काम आएगी, है ना। तो तैयारी को अपना बूस्ट रखना है। ठीक, पहला पॉइंट ही है। उसके बाद अब बात आती है कि कई बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बुक के लगाते होंगे, आरडब्ल्यू के लगाते होंगे, या फिर अपने ओली बोर्ड से लगाते होंगे। तो उनका जो स्कोर है वो 60, 65, 70 यहाँ पे स्टक हो गया है और यहाँ से आगे बढ़ नहीं रहा। तो अगर बात करें, आपने जब आरपीएफ एसआई का पेपर दिया होगा उसमें भी आपने लेवल देख लिया होगा कि लेवल ज़्यादा टफ नहीं आता, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। अगर आप टाइम मैनेज अच्छे से कर गए ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल सेल थ्रू। ठीक है, तो टाइम मैनेज करना है हमने। तो आप अगर मैथ्स रीजनिंग की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर किसी को पैटर्न नहीं पता है एग्जाम का तो मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए कि 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे, 35 क्वेश्चंस मैथ्स के रहेंगे, एंड 50 क्वेश्चंस हमारे जीके के रहते हैं, है ना। जीके के जो क्वेश्चंस हैं उसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। 90 मिनट्स बहुत कम टाइम होता है वहाँ पे मैनेज कर पाना, उस प्रेशर के अंडर पेपर अचीव करना, वहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पेपर इतना आसान रहता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आपको जीके के लिए 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए।
15 मिनट बहुत ज़्यादा है, 15 मिनट मैक्सिमम 17 मिनट ले लो, बट इससे ज़्यादा नहीं। और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, ठीक। दूसरा, मैथ्स में 35 क्वेश्चंस। उसके लिए अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं और आपको लगता है कि मुझे पेपर तो आता होता है बट मेरी स्पीड नहीं बन पाती और मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता या कर पाती, तो आपको क्या करना है? पहले टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे? आपको मॉक लगाने हैं, सेक्शनल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक से टाइम बहुत इंप्रूव होता है और अच्छे से आप कर लोगे, ठीक है। तो टाइम इंप्रूवमेंट के लिए मैंने बताया कि टाइम मैनेज के लिए हमें क्या करना है? मॉक लगाने हैं। मॉक में क्या करोगे? जो क्वेश्चंस हो गए उनको तो छोड़ दो, ठीक। जो नहीं हुए उनकी बार बार फिर से प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि लास्ट में हमें प्रॉब्लम ना आए, है ना। अगर आपका अच्छा स्कोर हो रहा है अभी तो आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी नहीं आ रही तो भी आप अपना फुल मॉक टेस्ट लगाओ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे फिलहाल, ठीक। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर जब आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते ना, देख ही नहीं पाते क्वेश्चन को, तो भी स्कोर कम रह जाता है हमारा, है ना। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको यही सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, जो मैंने बताया, ठीक। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग की बात हो गई है कि हमें सेक्शनल मॉक लगाने हैं, अपना टाइम मैनेज करना है। अगर किसी का अभी भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि मॉक टेस्ट मत लगाना, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। मॉक टेस्ट आप फरवरी में भी लगा सकते हो, एंड में लगा लेना 10, ठीक। जैसे कि टेक्स्ट बुक पे 30 फुल टेस्ट दे रखे हैं कांस्टेबल के, और TCS पैटर्न से भी दे रखे हैं नए, वो भी कर सकते हैं आप, वहाँ से भी लगा सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है, बाकी आप किसी और से भी लगा सकते हैं। बहुत सारे हैं, टेक्स्ट बुक है, ओली बोर्ड है, और भी बहुत है। अगर आपने किसी के बैच ले रखे हैं, कहीं से आप कोचिंग कर रहे हो तो उनके भी लगा सकते हो। हमें बस एक प्रैक्टिस चाहिए, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए कहीं से भी मिले आप वहीं से मॉक लगाओ, बट लगाना है, ठीक। बात करें अगर हम कि 65 स्कोर है और 90 से लेके जाना है और आपकी अगर स्पीड भी ठीक है बट आपका फिर भी नहीं बढ़ रहा, तो प्रॉब्लम है कि हमारी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या हम वो नहीं पढ़ रहे जो पेपर में आता है, या फिर हम डायरेक्शनल स्टडी नहीं कर रहे, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे, फिर हम प्रॉब्लम वहाँ है। तो हमें क्या करना है? GK GS के लिए बता रही हूँ, पर्सनल सजेशन दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि RPF SI का भी आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था RPF SI में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी, और GK ने कैसे खेल कर दिया सबके साथ, है ना। तो GK GS को बहुत टाइम देना है। सबसे पहले क्या करोगे? PYQ रेलवे के PYQ कंप्लीट करने हैं, और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि SSC के भी कर लेना, क्योंकि TCS पेपर करा रहा है, वेंडर सेम है, तो हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने मिले आपको। करंट अफेयर की जहाँ तक हम टेंशन ले लेते हैं, वही 7-8 क्वेश्चन आए थे। 7-8 में से ऐसा होता है, नॉर्मल 2-3 तो नॉर्मल रहते हैं, और 4-5 में आप गैस वर्क भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोई तसल्ली नहीं होती, कितना ही पुराना पूछ लेगा, तो वो सिर्फ एक लक फैक्टर आ जाता है उसमें कि कहाँ से भी पूछ लेगा। हम तो अपनी तरफ से पूरा करंट अफेयर में घुस गए बट फिर भी क्वेश्चन नहीं बने, है ना। तो वहाँ पे ना फिर वो थोड़ा लक वाला फैक्टर आ जाता है, तो उसको उस हिसाब से करना है हमने, ठीक है। उसके बाद GK GS में PYQ हो गए। उसके बाद आपने ना RPF SI के भी करने हैं, जो अभी पेपर हुआ था। फिर हमारा ALP का हुआ था CBT 1, उसके भी देखने हैं हमने, उसके भी पेपर लगा के देखने हैं कि उसमें भी देखना है GK GS में कैसा लेवल पूछा है, क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक। हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है वनडे एग्जाम्स में, पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इकोनॉमिक्स के भी इस बार क्वेश्चन डाले हुए थे, अगर आपने RPF SI का देखा होगा, और लेवल के क्वेश्चन डाले हुए थे। साइंस भी लेवल की पूछ रखी थी, इन्वेंशंस हो गए, क्रोमोजोम नंबर बताओ, ये रटने की चीज़ें। तो 10 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो ऐसे आएंगे ही जो आपने नहीं देखे, और जिनमें या तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको नेगेटिविटी से बचना है और अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। तो अगर हम मैं अच्छे स्कोर की बात करूँ, अच्छे क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने की बात करूँ, तो देखो अगर कोई एवरेज बच्चा भी है वो भी ना 30 क्वेश्चंस मैथ्स में और 30 क्वेश्चंस अपने रीजनिंग में सही निकाल सकता है इतने टाइम में, अगर सेक्शनल मॉक से हम अपना टाइम मैनेज कर लें तो, ठीक है। दूसरा क्या है रीज़न, GK का GS का मैंने बता दिया, और स्कोर का आप कैसे इंप्रूव करोगे वो भी मैंने बता दिया कि स्कोर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वही प्रैक्टिस वाला। और 30 क्वेश्चन इसके। फिर आते हैं GK GS पे। GK GS में 35 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। 35 क्वेश्चन तो हमने सही। इसके बाद अगर हम बात करें कि GK GS में कितना एक अच्छा अटैम्प्ट हो सकता है, तो अगर आप 35 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं बिना नेगेटिव किए, अगर आपको आते हैं तो 35 क्वेश्चन एक गुड स्कोर है। मतलब 90 प्लस अगर आप अटैम्प्ट करके आ रहे हो, क्योंकि मैंने RPF SI का भी देखा कंपटीशन कितना था, कितना क्या उसमें मतलब ऑन एन एवरेज बच्चे अटैम्प्ट करके आए हैं, उसके हिसाब से हर कोई बोल देता है रो स्कोर 100 होना चाहिए, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब हम पेपर दे के आते हैं, वो उस पर डिपेंड करेंगे। तो आप पहले से अपने माइंड में मत लेके जाओ कि मुझे 100 तो करनी है, नहीं, हमें सही करने हैं बस, हमें 90 प्लस सही क्वेश्चन करके आने हैं, हमें नेगेटिव नहीं करने हैं, हमारा फोकस वो होना चाहिए,
ठीक है। सो ये था कि हम स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपना। और रही बात बुक्स की कि कहाँ से करोगे, क्योंकि फिलहाल तो टाइम कम बच गया है ना। अगर हम मार्च को ही कंसिडर करके चलेंगे तो आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है, अपनी जो भी करी है, मस्त रिवीजन करना है। और जब आप मॉक लगाते हो उसमें जो क्वेश्चंस गलत होते हैं जिस टॉपिक से, वो पर्टिकुलर टॉपिक रिवीजन करो। उस पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन जब हम कर लेंगे तो उसके बाद हमें वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ठीक, सेक्शनल मॉक हमारा टाइम मैनेजमेंट के लिए हो गया। फुल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे TCS पैटर्न के भी और दूसरे पैटर्न के भी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मैथ्स में और रीजनिंग में, अगर आपने देखा होगा RPF SI का पेपर, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हमारी पकड़ होनी चाहिए कंप्लीट, तो वो है कि मैथ्स में क्वेश्चन SI CI से बहुत पूछ रखे थे। ठीक, मेंसुरेशन से भी पूछ रखे थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, पर कैलकुलेशन बहुत लंबी थी। तो आपको क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन पे भी काम करना है कि कैलकुलेटर का सहारा लेके नहीं करनी। अगर प्रैक्टिस करते हो तो खुद से करो, ताकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी फास्ट हो पाएगी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही बताया ना मैंने, बहुत जरूरी है इसके अंदर। फिर रीजनिंग में और एक सिंप्लीफिकेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे और लेंथी थे। उसके बाद आते हैं रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछ रखे थे। तो इन पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना है अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये करें ही ना और बाकी सब करके चले जाएं। ठीक, तो ये था कि RPF SI के लिए क्या अप्रोच, RPF SI का हो गया, सॉरी, RPF कांस्टेबल के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमारी, सो दैट कि हम अपनी एक सीट वहाँ पे सिक्योर कर सकें। वैसे तो बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, इतना कंपटीशन है, इतने लोगों ने फॉर्म भर रखा है, फिजिकल हार्ड है, ये है वो है। हम भी तो स्ट्रॉन्ग हैं, हम भी अपने बारे में सोचेंगे ना। आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, अच्छे से हम सिलेक्शन ले जाएंगे। और अब तो एक मोटिवेशन और भी है कि 8th पे कमीशन आने वाला है, अब तो सैलरी भी बढ़ के मिलेगी, है ना। तो इस बार सिलेक्शन ले लेना है, बाद में पता नहीं रेलवे की कब आएंगी, फॉर्म्स कब निकलेंगे। जैसे पिछली बार भी, अब देखो 4 साल में, 3 साल में, 5-5 साल में निकलते हैं फॉर्म्स। तो फिलहाल निकले हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सीट्स हैं, तो हमें अपनी एक सीट सिक्योर इस बार कर लेनी है। उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बच गया, एप्लीकेशन स्टेटस का मैंने बता दिया, आप देख लेना। फिर एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे, जैसे ही बताते हैं कि पहले सिटी आएगी, जैसे RPF SI में हुआ था, 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा RPF SI का, वो भी मैंने बता दिया। जनवरी के लास्ट में प्रोबेबली आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट वीक में, या फिर February 1st में भी आ सकता है, यू नेवर नो। उसका कंफर्मेशन अभी नहीं है, बट आ जाना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद हमने बात करी कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट मोमेंट्स में, कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और ऑल द बेस्ट। आप जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और सिलेक्शन ले जाओ। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग।